हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल श्रीयांश का श्री भवन। तो आज का जो हमारा टॉपिक है ये है द बिग फाइट। ये फाइट कोई बॉक्सिंग का मैच नहीं है या फिर कोई तलवारबाजी का मैच नहीं है, ये है फाइट फॉर बिकमिंग द बिगेस्ट सॉफ्टवेयर सिटी इन ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया। तो ये फाइट है बेसिकली कोलकाता एंड भुवनेश्वर के बीच में, कौन बनेगा इन दोनों में से इन फ्यूचर बिगेस्ट सॉफ्टवेयर सिटी इन इंडिया। तो चलिए इसके बारे में विदाउट एनी डिले लेट्स मूव ऑन। तो फ्रेंड्स, एट प्रेजेंट सिचुएशन इंडिया में आईटी कंपनीज किस तरह से कौन सी जोन में कैसे प्रेजेंट हैं, ये इस मैप के थ्रू से मैंने आप सभी को समझाया है। इंडिया के नॉर्दर्न पार्ट में नोएडा और गुड़गांव जैसे टॉप लेवल के आईटी हब्स हैं। वेस्टर्न इंडिया में मुंबई, पुणे एंड इंदौर हैं। साउथ इंडिया में चेन्नई, बेंगलुरु, हैदराबाद एंड मंगलुरु ये हैं। तभी हमारे ईस्टर्न जोन सबसे पिछड़ा हुआ है आईटी इंडस्ट्रीज़ के बारे में। इसमें सबसे पहले कोलकाता था और अभी कुछ ही हाल ही के दिनों में भुवनेश्वर भी एक नेक्स्ट आईटी हब की तरह उभर के आया है। लगभग अभी के सिचुएशन में अगर देखा जाए तो भुवनेश्वर एंड कोलकाता दोनों ही शहर में सेम नंबर ऑफ आईटी कंपनीज प्रेजेंट हैं। टोटल नंबर ऑफ आईटी कंपनीज जो भुवनेश्वर एंड कोलकाता में है उसका एक कंसोलिडेटेड लिस्ट मैंने बनाया है। आप चाहें तो थोड़ा देर पॉज करके इस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए अब बैक आ जाते हैं हमारे पुराने टॉपिक के ऊपर कि आईटी के रेस में ईस्टर्न इंडिया सबसे पीछे कैसे छूट गया है। तो इसके पीछे कोलकाता और भुवनेश्वर दोनों ही शहर के अलग अलग रीजंस हैं। ये बहुत ही सरप्राइजिंग चीज़ है कि कोलकाता इंडिया का वन ऑफ द ओल्डेस्ट मेट्रो सिटी होने के बावजूद और ईस्टर्न जोन का ओनली एक लौता मेट्रो सिटी होने के बावजूद ये कैसे फेल हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे तो सारे फैसिलिटीज़ पहले से ही मौजूद थे। रीज़न है वेस्ट बंगाल के कम्युनिस्ट गवर्नमेंट जिसने कि इंडस्ट्रियलाइजेशन को थोड़ा भी सपोर्ट नहीं किया, और दूसरा चीज़ है एक्सट्रीम लेवल ऑफ ब्यूरोक्रेसी जिसने कि लैंड एक्विजिशन प्रोसेस को इतना भी डिफिकल्ट कर दिया जिसकी वजह से कि सॉफ्टवेयर ऑर्गेनाइजेशन को यहाँ पे कदम रखने में ही बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्टी हुई। अब आइए बात करते हैं भुवनेश्वर के बारे में। भुवनेश्वर का फेल्योर का मेन रीज़न है उड़ीसा गवर्नमेंट का लैक ऑफ प्रोएक्टिवनेस। जब साउदर्न जोन में आईटी इंडस्ट्रीज प्लग एंड प्ले आर्किटेक्चर का फॉलो कर रहे थे, तब जब आईटी इंडस्ट्रीज ने भुवनेश्वर को अप्रोच किया तब इन्होंने ये अप्रोच दिया था कि हम लोग आईटी इंडस्ट्रीज को पहले लैंड प्रोवाइड करेंगे जिस पे कि उन्हें अपना खुद का बिल्डिंग बनाना होगा, एंड वंस द बिल्डिंग्स आर एस्टेब्लिश्ड तो फिर वहाँ पे इन लोगों का काम हो सकता है। ये एक बहुत ही लंबा प्रोसेस है जिसमें कि आईटी इंडस्ट्रीज को फुल फ्लेज्डली वर्क करने के लिए 3 से 4 साल का वक्त भी लग सकता है। बेंगलुरु और हैदराबाद जैसे शहर इसी प्लग एंड प्ले मॉडल को फॉलो करके बहुत ही आगे निकल चुके थे। प्लग एंड प्ले आर्किटेक्चर में सॉफ्टवेयर पार्क गवर्नमेंट के द्वारा डिजाइन किया जाता है और इन्हीं पास को थोड़ा थोड़ा करके सॉफ्टवेयर ऑर्गेनाइजेशन को एज ए रेंट दिया जाता है, जिसकी वजह से कि डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस यहाँ पे आते हैं और विद इन 3 मंथ्स वो लोग अपना वर्कफोर्स को डिप्लॉय कर सकते हैं, जो कि ज़्यादातर सॉफ्टवेयर इंडस्ट्रीज को अट्रैक्ट करती है। ये था भुवनेश्वर एंड कोलकाता बोथ के पास्ट हिस्ट्री के बारे में, जिसकी वजह से कि दोनों ही शहर मतलब ईस्टर्न जोन सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री के रेस में सबसे पीछे रह गया। आपने ये कहावत तो सुनी होगी, देर से आए मगर दुरुस्त आए। दोनों ही भुवनेश्वर एंड कोलकाता ने अपने आईटी रिवॉल्यूशन पॉलिसी में 2020s में ही चेंज लाया है। कोलकाता ने जब लैंड एक्विजिशन पॉलिसी को थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया है, तब भुवनेश्वर ने प्लग एंड प्ले आर्किटेक्चर मॉडल को फॉलो किया है। आज के डेट में कोलकाता ने सॉफ्टवेयर कंपनीज को अट्रैक्ट करने के लिए लगभग 250 प्लस एकड़ लैंड एज बंगाल सिलिकॉन वैली टेक हब से एलोकेट किया है, जबकि भुवनेश्वर ने अराउंड 750 प्लस एकड़ इन्फो वैली प्रोजेक्ट के नाम से भी एलोकेट किया है। दोनों ही स्टेट वेस्ट बंगाल और ओडिशा ने अपने कैपिटल्स के सिवाय और भी टेक सिटीज एस्टेब्लिश करने की प्लान किया है, जैसे कि वेस्ट बंगाल ने कोलकाता के सिवाय दुर्गापुर और सिलीगुड़ी को एज ए टेक हब की तरह सिलेक्ट किया है। तभी ओडिशा ने राउरकेला और बरहमपुर में सॉफ्टवेयर टेक हब डेवलप करने की प्लान किया है। अब बात करते हैं चैलेंजेस के बारे में। अगर मैन पावर के हिसाब से देखा जाए तो वेस्ट बंगाल में 241 इंजीनियरिंग कॉलेजेस से लगभग 35,000 स्टूडेंट्स ईच ईयर पास आउट होते हैं। उसी तरह से अगर देखा जाए तो ओडिशा में 197 इंजीनियरिंग कॉलेज से लगभग 34,000 ईच ईयर पास होते हैं। तो रिसोर्सेज की कमी इन दोनों ही स्टेट्स के पास नहीं है, पर प्रॉब्लम शुरू होती है इंफ्रास्ट्रक्चर के केस में। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर के केस में देखा जाए तो कोलकाता से भुवनेश्वर बहुत ही पीछे है, स्पेशली अबाउट द सॉफ्टवेयर पार्क्स।
फिर अगर बात करें एकोमोडेशन के बारे में, तो आईटी इंडस्ट्रीज चाहते हैं कि जहां पे भी वो एस्टेब्लिश हों वहां पे उनके एम्प्लॉयज़ एंड उनके क्लाइंट्स को वर्ल्ड क्लास लेवल का एयरपोर्ट फैसिलिटी, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी एंड एकोमोडेशन फैसिलिटी मिले। कोलकाता के पास ये चीज़ सारे ऑलरेडी प्रिपेयर्ड हैं। आज के दिन पे अगर 10 लाख एम्प्लॉयज़ भी कोलकाता शहर में आ जाते हैं एक ही दिन में, तो भी उसे एकोमोडेट करने का कैपेसिटी कोलकाता के पास है। लेकिन भुवनेश्वर इस चीज़ में लैक करता है एंड ये चीज़ भुवनेश्वर में ग्रेजुअली डेवलप करना है। तो बेसिकली भुवनेश्वर इज बिहाइंड कोलकाता इन द पार्ट ऑफ एकोमोडेशन एंड फैसिलिटीज। और अगर हम दूसरे पहलू पे ध्यान देते हैं तो आज के दिन में कॉस्ट डज मैटर। सो कोलकाता एक मेट्रो सिटी होने के कारण से यहाँ पे अगर सॉफ्टवेयर कंपनीज अपने लिए प्लेस हायर करते हैं तो उन्हें जबकि पर स्क्वायर फीट के लिए 50 रुपीज़ तक पे करना पड़ता है, भुवनेश्वर में वही चीज़ आपको 20 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट में अवेलेबल हो जाता है, जो कि उसके हाफ प्राइस से भी चीपर है। जिसकी वजह से कि आज के डेट में आईटी इंडस्ट्रीज़ को 3 टायर सिटीज़ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हैं एंड भुवनेश्वर वन ऑफ द 3 टायर सिटीज़ है जो कि नियर टू एक मेट्रो सिटी भी प्रेजेंट है। तो ये परफेक्ट एक प्लेस बन जाता है आईटी कंपनीज को एस्टेब्लिश करने के लिए। इसी रीजन की वजह से हाल ही में देखा गया है कि हाल ही कुछ ही सालों में भुवनेश्वर का आईटी ग्रोथ रेट इन कंपैरिजन टू कोलकाता काफ़ी ज़्यादा रहा है। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा एक छोटा सा वीडियो कि कौन बनेगा नेक्स्ट आईटी सिटी इन ईस्टर्न इंडिया, भुवनेश्वर या फिर कोलकाता। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और आपको क्या लगता है कि भुवनेश्वर विल बी द नेक्स्ट आईटी सिटी ऑफ ईस्टर्न इंडिया या फिर कोलकाता? कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, सी यू अगेन इन नेक्स्ट वीडियो।